नमस्कार, शंकर लॉज में आप सबका स्वागत है। आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की आज की इस मीटिंग के अंदर। आज का टॉपिक है दी 7 रेज और स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर सिस्टर सुषमा श्रीवास्तव जी, जो कि इलाहाबाद से हैं और वो वहाँ पे आनंद लॉज के मेंबर हैं और हमारे नेशनल लेक्चरर भी हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो सुषमा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए और इस लेक्चर को स्टार्ट करें। थैंक यू ब्रदर राजीव जी, आपके इंट्रोडक्शन के लिए। मैं शंकर लॉज में मुझे वार्ता प्रस्तुति हेतु जो है निमंत्रित किया, मैं इस हेतु राजीव माथुर जी और राजीव गुप्ता जी दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे आज की प्रस्तुति का विषय है द 7 रेज, 7 किरणें। मैं विषय में प्रवेश करने के पहले कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि इस भौतिक संसार में, ऑकल्ट वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 7 की संख्या का बहुत महत्व है। मैं सिर्फ विषय में प्रवेश करने के लिए एक ये भूमिका बना रही हूँ कि जैसे पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 तल हैं, जिसको हम लोग अतल, वितल, नितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, और हर तल का क्या महत्व है ये ऑकल्ट जो है वो इसमें विद्या में ये लिखा है। फिर संगीत के 7 स्वर, 7 रंग, 7 दिन, शरीर में 7 चक्र, चेतना के 7 स्तर और 7 लोक, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। और इस्लाम में तो 7 आसमान की भी बात कही गई है और वो है, उसका जिक्र है रफिया, अरकलन, कैदूम, मादून, दफ्त और अरीफ, जो नूर के प्रकाश से बना हुआ है। और यह सब जो है वह गुह्य विद्या के अध्ययन के विषय हैं। अब प्राचीन विश्व के सभ्यताओं में भी 7 का बहुत महत्व था। जैसे मैं बताऊं कि सूरज के 7 घोड़े हैं, तो ये 7 शब्द जो है सामान्य, 7 संख्या सामान्य नहीं है। अब हम विषय पर आते हैं। हम देखते हैं कि इस सृष्टि में असंख्य यानी काउंटलेस और विविधता लिए हुए प्राणी जगत है, लेकिन वह एक दूसरे से सहसंबद्ध है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का स्रोत एक है, उनका मार्ग एक है और उनका एक लक्ष्य भी एक है, यानी इनका डेस्टिनेशन भी एक है। इस सृष्टि या प्रकृति में जो विभिन्नता और जो हमें जटिलता दिखाई देती है, हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ओर तो एक साहसी और निडर खोज करता है, दूसरी ओर एक समर्पित, शांत भिक्षु या संत है। कोई राजनीतिक या प्रशासक है, तो कोई वैज्ञानिक है, कोई साहित्यकार है और कोई संगीत में डूबा कलाकार है। अब प्रश्न उठता है, इसके जानने का कोई साधन है क्या? तो थियोसॉफी उसका उत्तर हाँ में देती है। थियोसॉफी कहती है कि इस विभिन्नता का आधार संख्यात्मक है, न्यूमेरिक है, और वह संख्या है 7। अब इसके उद्भव के लिए थियोसॉफी के प्रारंभिक तथ्यों को जानना आवश्यक है। सीक्रेट डॉक्टर के अनुसार जैसे इस संसार, इस ब्रह्मांड में निरपेक्ष या पैसिव सोर्स को शून्य के माध्यम से दर्शाया गया है, सृष्टि के सभी स्वरूपों के सक्रिय स्रोत को और एक्टिव सोर्स को संख्या 1 के माध्यम से दर्शाया गया है। गुह्य ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया का अगला चरण संख्या 1 में अंतर्निहित सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, यानी यह प्रकृति और पुरुष से
उभयलिंगी का उद्भव होता है। और फिर अब ये 1 से 2 बन गए और दोनों की परस्पर प्रक्रिया से तृतीय एस्पेक्ट अस्तित्व में आता है। उसे हम कहते हैं त्रिमूर्ति, लोगोस। ये ईश्वर यानी ईश्वर का वह रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रगटीकरण होता है। फिर ये तीनों लोगोस अपने विभिन्न संयोजन और कॉम्बिनेशन से 3-3 के 7 समूह बनाते हैं। और 3 समूह में पहले तीनों में से 1-1 प्रमुख होता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख है। अन्य 3 में फिर 2 प्रमुख होते हैं और 7वें में फिर सभी समान रूप से प्रमुख हो जाते हैं। एनी बेसेंट अपनी पुस्तक स्टडी इन कॉन्शियसनेस में इस कॉम्बिनेशन को बहुत विस्तार से और स्पष्टता से लिखती हैं। वो कहते हैं कि पहला जो प्रगटीकरण है, ए, बी, सी, वो उसको सब कैपिटल लेटर में लिखती है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। और यह प्रगटीकरण, इस प्रगटीकरण में एक बैलेंस है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन वो बताती हैं, ए, बी, सी, इसमें ए कैपिटल है। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन ए कैपिटल, सी, बी स्मॉल। फिर चौथा कॉम्बिनेशन बी कैपिटल, ए, सी स्मॉल। पांचवा कॉम्बिनेशन बी कैपिटल, सी और ए स्मॉल। और छठा कॉम्बिनेशन में सी कैपिटल, बी, ए स्मॉल और सातवें में सी कैपिटल, ए, बी स्मॉल। इस तरह से ये 7 संयोजन बनते हैं, यानी 0 के बाद 1 की संख्या, 1 से 2 की संख्या, 2 से 3 का प्रगटीकरण और उसके बाद इस 3 से जो है वो संख्यात्मक के संयोजन से जो है ये 7 अस्तित्व में आया। और इसको इस तरह से भी समझाया गया है कि इसी तरह ट्रिनिटी के 3 एस्पेक्ट हैं, विल, विज़डम और एक्शन। हम सब लोग जानते हैं, जो आत्मा, बुद्धि और उच्च मनस का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। और इसको भी यदि हम कॉम्बिनेशन बनाएँ तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। और कालांतर में यही जो 7 शक्तियाँ हैं, इन्हें ईसाई धर्म में 7 शक्तिशाली आत्माएँ, यहूदी धर्म में इनको 7 सेफिरोत और थियोसॉफी में इन्हें 7 प्लैनेटरी लोगोई कहा गया है। और यहीं से दिव्य चेतना का इमिनेशन होता है और इनको फाइनाइट बीइंग कहा जाता है। ये तो मैंने इसके विषय में प्रवेश करने के लिए कि कैसे ये अस्तित्व में आए, ये किरणें, उसके संबंध में कुछ तथ्य देखे थे। अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य द्वारा उस एब्सोल्यूट, उस असीम से एकत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में इन किरणों का क्या महत्व है? क्या कोई महत्व है? यह महत्व का विषय है और थियोसॉफी में ये ऑकल्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। क्लेरा एम कॉर्ड लिखती हैं कि प्रारंभ में वो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार 1960 में अडयार में इस रेस के संबंध में सुना था, 7 रेस के संबंध में। और कहा, उस समय कहा गया था कि विषय गोपनीय है। कालांतर में इसकी जानकारी मास्टर ज्वालकुल ने मिस्टर लेडबिटर को दी और लेडबिटर ने भी इस विषय पर चर्चा करने से मना किया। लेकिन कालांतर में मास्टर के एच ने मिस्टर सेनेट को एक पत्र लिखकर उन्होंने कुछ बातें कही, जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रही हूं। वो कहते हैं कि हम खनिजों और अनेक वर्ग के साम्राज्य, जैसे वनस्पति, पशु, मनुष्य आदि को उनके गुह गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं। जो उनके इनर पोटेंशियल, इनर क्वालिटीज होती हैं, उनके आधार पर हम विभाजित करते हैं। और उनमें निहित सब सिद्धांतों के वर्गीकरण के सापेक्ष सिद्धांत के अनुकूल, यानी उसके जो रिलेटिव प्रोपोर्शन में जो दूसरों के साथ सुसंगति होती है, फिर हम उसको देखते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मनुष्य के 7 सिद्धांतों को पहले आप पूर्णतः अध्ययन करें। उसी प्रकार जो है खनिजों के 7 महान वर्गों को, उसी प्रकार आप वनस्पति के महान वर्गों को और उसी प्रकार आप जो है वो एनिमल किंगडम के महान वर्गों का पहले अध्ययन करें। और उसके आधार पर हम जो है मनुष्य का
अन्य जो है जीव वर्ग है, उनके साथ जो है हम सापेक्षता तभी हम निर्धारित कर सकते हैं। और फिर अब वो एक उदाहरण से देते हैं। उदाहरण के लिए जो खनिज का तलछट या गंदला यदि सेडिमेंट्री जो पदार्थ है, वो जो है मनुष्य के प्रथम प्रथम सिद्धांत के अनुरूप होगा। यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रथम प्रथम सिद्धांत का तात्पर्य है जो फिजिकल बॉडी का जो फर्स्ट जो है वो सब प्लेन है, कहते हैं उसके अनुकूल होगा। और जो खनिज का जैविक रूप है, वो उसके दूसरे सिद्धांत के अनुरूप होगा। कुछ इसको तीसरा भी कहते हैं। और मास्टर कहते हैं कि आप इसके संबंध में जब तक आपको अंतर्बोध नहीं होगा, आप उस पे चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप इस रे के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरा तथ्य पढ़ते हैं। इन किरणों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम किसी एक किरण की विशेषता जान लेने पर हमको उसके अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। कहते हैं कि 7 किरणों के लिए मनुष्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं, जो 7 प्रिंसिपल मौजूद हैं, किंतु प्रत्येक प्रिंसिपल में ये 7 सब प्लेन हैं और 7 रेज़ हैं। कहते हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माने 49 प्लेन हुए और 49 के भी जो सब रे के साथ मिलते हैं, तो यदि उसको मल्टीप्लाई करें, तो वो 2401 हो गए। तो इस तरह से इतने वेरिएशंस और इतने शेड्स हैं। मनुष्य के शरीर में तो हम लोग जानते ही हैं कि 7 जो है वह जो उनके 7 बॉडीज़ हैं, 7 प्रिंसिपल हैं, उसके अलावा जो हर रे का हर सब प्लेन के साथ जो कॉम्बिनेशन है, उसको उन्होंने यहाँ डिफाइन किया है। फिर कहते हैं, किंतु हम अपनी किरण को कैसे जान सकते हैं? सब में ये जिज्ञासा होती है कि इतने वेरिएशन हैं, इतने डिवीज़न्स हैं, इतने शेड्स हैं, तो हम इसको कैसे जानें? तो कहीं एनी बेसेंट लिखती हैं कि हम यदि अपने दोषों को ज़्यादा देखें, क्योंकि हम अपने दोषों को नहीं देखते, अपनी क्वालिटी को देखते हैं और उसका आकलन भी गलत करते हैं। कहते हैं हम अपने दोषों को ज़्यादा देखें, तो हम शायद कुछ अपनी किरणों के बारे में जान सकते हैं। 5वां तथ्य यह है कि किरणों के संबंध में कि हम दूसरे की किरण की आभा नहीं देख सकते। ये किरणें मनुष्य के आभा माने कॉज़ल बॉडी के में रहती हैं और कॉज़ल बॉडी के ऑरा के रंगों के क्रमिक व्यवस्था से उसके जो हमको उसका ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, उससे हमको हम जान सकते हैं, यानी जो क्लैरवॉयंट है, वो जान सकते हैं कि वह किस किरण से, किस रे से वह व्यक्ति विशेष संबंधित है। और इसका उल्लेख जो है मैन विजिबल एंड इनविजिबल में है, जिसमें अरहत के प्रभामंडल के प्रथम किरण के क्रम को दर्शाया गया है। अब 5वां तथ्य है कि हमारे भीतर सभी किरणों के गुण मौजूद रहते हैं, किंतु उसमें एक प्रमुख यानी डोमिनेंट है और दूसरा सेकंड प्रोमिनेंट है। जैसे संगीत में किसी राग में एक कीनोट होता है और दूसरे सब डोमिनेंट स्वर होते हैं। उसी तरह से जो है वह ये किरणें भी मनुष्य में सातों होती हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने सातों शरीर से काम लेता है। सातों होती हैं, लेकिन फिर भी एक डोमिनेंट रे होती है और दूसरी एक सब डोमिनेंट रे होती है। छठा तत्व यह है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि जीवात्मा प्रारंभ से ही एक ही किरण के साथ जन्म लेती है, वह बदलती नहीं। किंतु हमारी जो पर्सनैलिटी की किरण है, वो हमारे व्यक्तित्व के कार्यों के अनुरूप बदल सकती है। और इससे एक तथ्य और है कि यह भी होता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी की रे दूसरी हो और हमारी पर्सनैलिटी की रे दूसरी हो। और कभी-कभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यानी अभी हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या तात्पर्य है यहाँ पर। और कभी-कभी ये विरोधी होती है। जैसे मान लीजिए कोई सेकंड रे को बिलॉन्ग करता है, सेकंड रे वाला है, तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री रे है, वो 6th है, यानी एस्ट्रल बॉडी की रे है। तो यदि वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, तो संघर्ष नहीं होता। लेकिन यदि वो विरोधी होती हैं, तो उसमें आपस में संघर्ष होता है, ये बात उनमें कही गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है
जिनराज दास जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी में, कहते हैं कि कोई भी जीवित पदार्थ, यानी जीवित पदार्थ यहाँ पर खाली साइंस के जो है वो जीवन से नहीं है, यानी जिसमें लाइफ फोर्स है। वो कहते हैं कि उसके पहले कोश में ही, पहले सेल में ही उस किरण की का अंश मौजूद रहता है। वो कहते हैं कि जैसे पहले कोश में ही साहित्यकार शेक्सपियर और संगीतकार बेथोवन की रे के प्रतिभा के बीज बड़े इनकॉम्प्रिहेंशियल मैनर से उसमें जो है अगम्य रीति से उसमें वो बीज रहते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है कि आज जो हमारी रे है, वो रे जब हम एक कोशीय जीव थे, वो रे उस समय से जो है वो हमारी वो चल रही और उस रे को विकास करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और तब प्रकृति उस किरण को प्रकट करने में हमारा हम मतलब इंस्ट्रूमेंट तैयार कर पाती है। फिर एक अन्य बिंदु और है कि प्रथम रे, जैसे अभी मैंने बताया कि 7 रे की बात की, कि प्रथम रे और 7वीं रे का सहसंबंध है, यानी दोनों से एक-दूसरे से वो कॉरेस्पॉन्डेंस है। द्वितीय रे यानी द्वितीय पहली रे जो है हमारी आत्मिक रे है, तो उसका फिजिकल बॉडी से संबंध है। द्वितीय रे बुद्धिक बॉडी की रे है, तो उसका छठी यानी एस्ट्रल बॉडी की रे से संबंध है। 5वीं हमारी हायर मनस की रे है, तो उसका तृतीय यानी लोअर मनस की रे से उसका सहसंबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस संबंध में कि अभी मैंने कहा कि हमारा जो इंडिविजुअलिटी की रे नहीं बदलती। हम जिससे जन्म लेते हैं जिस रे के साथ, वही रे हमको हम ऑप्टिमम पॉइंट तक उस रे का जो गुण होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। तब हम जब हायर प्लेन पे जाते हैं और जब हम लोगोस के प्रतिनिधि बनते हैं, तब भी वो रे हमारी उस इस सोलर सिस्टम में काम करने के लिए, विभिन्न पदों पर काम करने के लिए वो रे जो है वो कारगर होती है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी-कभी मास्टर्स का काम करने के लिए जो है हमारी रे बदली भी जा सकती है। जैसे एनी बेसेंट जो है वो 4th रे की थी, किंतु उनको फर्स्ट रे में कन्वर्ट किया गया। उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई, उनमें मैनेजमेंट क्वालिटी डेवलप हुई और इसी तरह सीडब्ल्यू लेडबिटर 5th रे के थे। किंतु मास्टर केएच के कार्य करने के लिए उनके सेकंड रे को डोमिनेंट बनाया गया। सेकंड रे जो बुद्धिक बॉडी की रे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सातों रे की प्रकृति के गुण देश दोष और उसके सापेक्ष मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल और इसके अलावा जो इस संसार में देवदूत हैं, जो विभिन्न ग्रह हैं और उनसे भी इनका जो है वो साम्यता स्थापित होती है। तो अब कैसे है ये हम एक-एक करके अब हम सातों रे के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। पहली जो रे है, पहली किरण है, वो लोगोस यानी फादर, द क्रिएटर की है। यह रे मनुष्य और प्रकृति में आत्मा के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी मुख्य शक्ति संकल्प शक्ति है। हम जानते हैं कि आत्मा की शक्ति संकल्प शक्ति है, बुद्धि की जो है वो जो है प्रज्ञान की, अंतर्दृष्टि की और उच्च मनस की जो है वह हमारी एक्शन की है। कहते हैं कि जिसकी मुख्य शक्ति यानी प्रथम रे की मुख्य शक्ति संकल्प शक्ति या विल है। इस रे का मनुष्य साहसी, निडर, दृढ़ संकल्पी और इसमें स्वतंत्र होता है और इसमें प्रशासनिक क्षमता अद्वितीय रूप से होती है। लेकिन यह भी समझने की बात है कि हम जब इसमें बहुत बहुत तरह से एनालिसिस किया गया है। ये जो है जॉफ्री हडसन की किताब में भी द 7 ह्यूमन टेम्परामेंट्स एक किताब है। क्लेरा एमकॉर्ड ने आर्टिकल लिखा। इसके अतिरिक्त जो है वो बहुत सी पुस्तकों में इसका जो है वो हमको
इसके तरह-तरह से इसके हमको एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। कहते हैं कि ये रे के गुणों को विकसित होने में अनेक जन्म लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सेल में ही इस रे के जो है पोटेंशियल जो है वो रूप में रहते हैं, हिडन रूप में रहते हैं और अनेक जन्म लेने से यानी खनिज से, वनस्पति, वनस्पति से एनिमल, एनिमल से मनुष्य, तो उस रे को विकसित करने में इतना समय लगता है। तो जब जो फर्स्ट रे की बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअलिटी की रे है फर्स्ट रे, वह जब जन्म-जन्मांतर लेते हुए प्रकाशित होती है, तब वो विकसित होती है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में विकसित नहीं होती वो। प्रारंभिक अवस्था में तो उसकी क्रिया भौतिक जीवन से जुड़ी रहती है, इस सांसारिक जीवन से जुड़ी रहती है। लेकिन जब हम सांसारिक जीवन से जुड़े रहने की बात करते हैं, तो हम उसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि सांसारिक जीवन की प्रक्रियाएँ भी यदि हम वो भी एक सत्कर्म है, यदि उसमें हमारा स्वार्थ लिप्त नहीं है तो। कहते हैं कि लेकिन कभी-कभी स्वार्थ भी लिप्त होता है इस रे के लोगों में। जो अब प्रारंभिक स्तर की जब रे का विकास प्रारंभिक स्तर पे हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं? वो साम्राज्य का निर्माण करते हैं, उपनिवेश का निर्माण करते हैं, उसको प्रशासन करते हैं और कहीं समाज सोसाइटी के ग्रुप के छोटे वर्ग में वो नेतृत्व करते हैं। लेकिन जब यह रे विकसित हो जाती है, तो अपने भौतिक जीवन में ही वह सद संकल्प को महत्व देने लगते हैं। यानी जब वो संसार के लिए काम करेंगे, तो उसमें उनका अपना स्वार्थ लिप्त ना होकर ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए होता है। उनका उस समय उनकी अधिकार स्थापना की भाव नहीं रहती और जब ये रे पूर्ण विकसित हो जाती है, तो वो सोलर सिस्टम में सोलर लोगोस के साथ मिलकर वो मानवता के आध्यात्मिक मार्ग दर्शन में उच्च पदों पे कार्य करने लगते हैं। अब भी हम देखते हैं कि इस रे के भी बहुत से रूप होते हैं। एक तो जो है वह बड़े मैग्नेटिक पावर उनमें होती है, बड़े वो आकर्षित करते हैं अपने कारों से और दूसरे खाली खाली जो है वो खाली कार्य के पीछे उनके हिडन मोटिव दूसरा होता है, हिपोक्रेसी रहती है। खाली प्रदर्शन के लिए वो कार्य करते हैं और फिर क्या होता है इसमें अब जैसे मैंने पहले बताया एनिबेसन ने कहा कि यदि आपको अपनी रे को जानना है, तो पहले अपने अवगुणों को देखो, दोषों को देखो, उससे आप रे का ज़्यादा पता लगा पाएँगे। तो कहते हैं कि फिर अ, इसी उसमें लेसन में ये बताया गया है कि इन रे के गुण और दोष क्या होते हैं। कहते दोष तो ये बहुत निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं, उनमें अभिमान होता है और तानाशाही होती है। लेकिन चूँकि ये फर्स्ट रे है, आत्मिक रे है, तो उसके आभा मंडल का रंग सफ़ेद होता है और उसके साथ ही इलेक्ट्रिक ब्लू यानी ऊर्जा और नवीनता लिए हुए ब्लू रंग का आभा मंडल इनका होता है। कहा है इसका प्रतीक व्रत में बिंदु है। हर रे के प्रतीक भी बताए गए हैं, बिंदु है। यह लोगोस का प्रथम एस्पेक्ट है, यानी वन अलोन, द क्रिएटर। इसमें प्रकृति की फीमेल ऊर्जा की प्रधानता रहती है, यानी नेगेटिव फोर्स ज़्यादा रहती है। हमने मास्टर लेटर में देखा था कि जीवित जो है जगत में, जीव जगत में जो है जो हर वर्ग के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारी रे होती है, यानी हर रे होती है। तो वो जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में होता है, तो वो रे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ से मेल खाती है। तो कहते हैं इस रे का वृक्ष ओक ट्री है, जो बहुत जो है वो बहुत कहना चाहिए कि सख्त, दृढ़ होता है। इसका रत्न हीरा होता है। कहते हैं कि रत्न हीरे पे कितनी बार वो खराद पे चढ़ाया जाता है, तब वो है जो कोयला से हीरा बनता है। फिर कई कहते हैं इस किरण के पशु के संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन एनी बेसेंट कहती हैं कि इसका पवित्र पशु नंदी बैल है। इस रे का ग्रह मंगल है और राशि मेष है। जब मैं ये पढ़ रही थी, तो किताब में तो नहीं लिखा था, लेकिन मैं विचार करने लगी कि मंगल ग्रह तो साहस का ग्रह होता है और ये भी अलग विषय है। और जो राशि मेष है, तो वो जो है जन्म से ही वो लोग जो है वो जन्म से ही साहसी होते हैं, ऐसे बच्चे। तो यानी जो
खनिज में जो ज्वेल हैं और जो वनस्पति जगत में जो वृक्ष हैं, उनका कितना तादाद में इस रे के साथ होता है, जो उनकी क्वालिटी होती है। क्योंकि जो ओक ट्री है, उसमें कितने भी झंझावात आएँ, जितनी भी बारिश आए, जितना भी सूर्य का प्रताप हो, वो उसको सहन करने में क्षमता रखता है और खड़ा रहता है और दूसरों को आश्रय भी देता है। तो ये रे के गुण जब हम एनालाइज़ करते हैं, तो हम खाली उस वृक्ष को वृक्ष नहीं समझते। उस वृक्ष के जो गुण हैं, अंतर्निहित गुण हैं, जब हम उसको देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, इस रे का प्रकृति के जीव जगत में इस वस्तु का ये जो है वो गुण अंतर्निहित है। इस जो है ग्रह के देवता जो हैं, वो माइकेल आर्क एंजल हैं और इस फिर इसमें कमियाँ क्या हैं? इस किरण में जो है अभी पहले ही मैंने बताया कि निर्दयता है, कठोरता है, अभिमान है, तो इनको अपनी हठधर्मिता दूर करना चाहिए। बड़े स्टबर्न होते हैं, बड़े ज़िद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, तो इनको अपने धैर्य और करुणा का विकसित करना चाहिए और कहा जाता है कि ये किरण मनु के द्वारा शासित होती है। अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इस संबंध में कि किरणों का एक दूसरे जो है वो किरण मनुष्य के 7 सिद्धांतों में जो अपर, ट्रायड या हायर सेल्फ है और लोअर क्वाटरनरी यानी जो लोअर सेल्फ है, देहात्मा है, तो जीवात्मा और देहात्मा वो उसका दोनों में क्या संबंध है? ये कहते हैं कि जो प्रथम किरण है, उसका संबंध जो है हमारी किससे है? 7th रे से है। 7th रे यानी स्थूल शरीर से है। जब स्थूल शरीर के द्वारा हम इस संसार में परिशुद्ध रूप से अपने बिना देखिए कोई भी स्थूल शरीर का कार्य हमारी भावना और हमारे विचार के बिना वह स्थूल शरीर के द्वारा कार्य नहीं हो सकता। वो अलग है थॉट पावर का विषय कि हम जो है जो ऐसा विचार करते हैं, जैसा हम जो है वह भावना रखते हैं, हमारे जो कर्म वैसे ही होते हैं। लेकिन कर्म हम फिज़िकल बॉडी से करते हैं और फिज़िकल बॉडी जब हमारे भावना और विचार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिज़िकल बॉडी के द्वारा किया गया कर्म भी शुद्ध होता है और एक ये भी लिखा गया है कि वो तो हमारी आत्मा में तो वो संकल्प शक्ति की पोटेंशियल एनर्जी रहती है और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो गतिशील एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारी फिजिकल बॉडी में रहती है। तो जब हम अपने संकल्प शक्ति को इस संसार में शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से चरितार्थ करते हैं, तो हमारी जो है जो आत्मा है वो आत्मा तो स्वयं प्रकाशित होती है, लेकिन आत्मा में बड़ा पर्दा अनावृत हो जाता है और जो है वो व्यक्ति जो है वो का ऑरा प्रकाशमान हो जाता है। अब हम द्वितीय किरण के संबंध में पढ़ते हैं। यह किरण बुद्धि के सिद्धांत के अनुरूप है। यह किरण त्रिमूर्ति के द्वितीय पक्ष यानी क्रिश्चियनिटी में द सन गॉड द सन उससे समीकृत है और भारत में यानी हिंदू धर्म में ये विष्णु से समीकृत है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां समान रूप से संतुलित रहती हैं। दूसरी किरण से संबंधित मनुष्य का सिद्धांत आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान है, जो क्राइस्ट चेतना का वाहक या धारक है। इस रे के व्यक्ति प्रज्ञानी व अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, कल्याण की भावना से युक्त आध्यात्मवादी होते हैं। इनमें अवैयक्तिक इम्पर्सनल यूनिवर्सल लव होता है। प्रतिफल की आशा किए बिना यह अपने प्रेम और ज्ञान को प्रसारित करते हैं एवं एक सकारात्मक शक्ति के साथ दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। इस किरण का प्रतीक क्रॉस है, लैटिन क्रॉस, जो जीसस क्राइस्ट के सैक्रिफाइस होने का प्रतीक है और क्रूसिफिकेशन का प्रतीक है और जीसस क्राइस्ट के ने जो बलिदान किया था सत्य की स्थापना के लिए, उसका प्रतीक है। पूरी तरह से विकसित रे का मनुष्य एक पापी को भी क्षमा करने का जो है वह करने में वो सक्षम होता है।
और दूसरों के भीतर सुषुप्त प्रकाश को प्रकाशित करने में निस्वार्थ भाव से सहयोग करता है। देवदूतों के संसार में इस रे के एंजल जिब्राइल हैं और इनके हाथ में जो है वो लिली का पौधा है और इनकी तुलना ग्रीस के देवता या ग्रीक गॉड हर्मीस से कर सकते हैं, जो वो भी प्रोटेक्टर और ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर हैं। इस रे का पशु हाथी है, जो संतुलन का भी प्रतीक है। और हम लोग सब जानते हैं कि उसमें क्या हाथी में क्या गुण है। हाथी को वो एक बड़े वुड लॉग से लेकर और एक सूक्ष्म तिनका तक अपनी सूंड से उठा लेता है। तो ये उसकी जो है प्रबल, वह उसकी ज्ञान का प्रतीक है। तो कहा जाता है कि इसका रत्न नीलम है, पौधा तुलसी है, जिसको बहुत ऑस्पिशियस पौधा माना जाता है, जिसके बीज से माला बनती है। और इसका जो है प्लेनेट बुध है। अब जब अभी ये अलग विषय है कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे खुद याद आया कि जिसका मरकरी डोमिनेंट होता है, वो बहुत उसकी वाक शक्ति का वो बहुत चतुर होता है। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो। तो उसी तरह से इस रे में की शक्ति क्या होती है, उसकी बड़ा एक्सप्लेनेटरी पावर बहुत जो है वो प्रधान होती है। इस रे के व्यक्ति अपने दार्शनिक विचार धारा में सिंथेसिस, एनालिसिस करते हैं और लेकिन वो मानवतावादी होते हैं। और इस रे के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो 6 रे होती है। देखिए अभी हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि 7th रे के कॉरेस्पॉन्डेंस में, फर्स्ट रे के कॉरेस्पॉन्डेंस में 7th रे, सेकंड में 6th रे जो है हमारे लोअर क्वाटरनरी का जो है वो सेकंड प्रिंसिपल है। अब इसमें वैयक्तिक रूप से सार्वभौमिक प्रेम होता है और बलिदान करने की क्षमता होती है। और बौद्ध धर्म इस द्वितीय रे से संबंधित है। इस रे के लॉर्ड मैत्रेय हैं, जो फ्यूचर बुद्ध होंगे। और इस रे के अविकसित लोगों में ऊर्जा के भाव का अभाव होता है, एनर्जेटिक नहीं होते। अतः उनको अपना ये जो है वो आलस्य भाव होता है। तो उसको हमको देखना चाहिए, हमारे में ये कमी है कि जिस में कमी है इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी किरण, यह पवित्र त्रिमूर्ति के तीसरे पहलू का प्रगटीकरण है, यानी होली घोस्ट, रीजेनरेटर, शिव का प्रतीक है, जो पुनः जीवन और रूपांतरण करता है। पहली किरण फादर, दूसरी किरण सन और तीसरी किरण होली घोस्ट की है। यह उच्च मनस के सिद्धांत के अनुरूप है और इसमें फीमेल फोर्स की प्रधानता रहती है। इस किरण के व्यक्तियों में मूलभूत सिद्धांतों के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि, क्लेवरनेस, बड़े टैक्टफुल होते हैं और इनमें अपने लिए बड़ा डिग्निटी का भाव रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो दार्शनिक होते हैं, जज होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं और वो इनमें क्रिएटिव आइडिएशन होता है, रचनात्मक जो है वो विचार होता है, आइडिया होता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अमूर्त चिंतन होता है। और इस रे के व्यक्ति महान सिद्धांतवादी, दर्शन, तत्व मीमांसा, यानी मेटाफिजिक्स के प्रति ज्यादा इनका झुकाव रहता है। इसका प्रतीक समबाहु त्रिभुज है। इस करण के लोग ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों का नाश करना सीखते हैं, क्योंकि वो कर्म हमारे एक्शन से बनते हैं। इसलिए कहा है कि ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों का नाश करना सीखते हैं। और इस रे के लिए एक फ्रेज है, गॉड गिव मी अंडरस्टैंडिंग एंड आई शैल कीप द लॉ। यह किरण, पांचवी किरण, निम्न मनस से कॉरेस्पॉन्ड करती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हर एक किरण का एक दूसरे किरण के साथ जो है वो संबंध होता है। पांचवी किरण का व्यक्ति कैसा होता है, वो तो क्रिटिकल होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है और तत्परता से अपने जो भी उसने ज्ञान हासिल करा उसी समय उसको लागू करना चाहता है। लेकिन जो है वो उच्च मनस का व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो फिफ्थ रे से होता है। इस रे का एंजल यूरियल है। लेडबिटर के अनुसार इस किरण का पशु हिरण और पौधा गुलाब है। जरथुस्ट्र धर्म में इस किरण का प्रभाव है तथा चल्डिया सभ्यता के ज्योतिष शास्त्र में भी
इस रे का प्रभाव हमको दिखाई देता है। इस किरण का ग्रह नेपच्यून है एवं राशि कर्क है। इस किरण के व्यक्तियों में कई दोष होते हैं, जैसे अहंकार होता है, बड़ा वो अ, संदेह करते हैं, अविश्वास होता है। इसलिए इनको सहानुभूति का और भाव सीखना चाहिए और एक्यूरेसी के गुण को भी विकसित करना चाहिए। अब जो चौथी किरण हम पे आते हैं, ये किरण जो है वो अपर ट्रायड, हायर सेल्फ और लोअर क्वाटरनरी यानी लोअर सेल्फ यानी जीवात्मा और देहात्मा के मध्य संतुलन स्थापित करने की किरण है। इसका प्रतीक फ्री मैसनरी का चिन्ह है, जो स्क्वायर के बीच में कंपास है। यह किरण संतुलन यानी बैलेंस, सामंजस्य और सौंदर्य का प्रतीक है। यह चौथी किरण जो तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं रे के साथ त्रिमूर्ति के तीसरे पहलू की अभिव्यक्ति है। अब ये हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति के संबंध में पढ़ा, तो कहते हैं कि जो अभी हमने कहा कि पहली किरण जो है वह क्रिएटर से, दूसरी किरण जो है वो विष्णु से, प्रिजर्वर से, और तीसरी किरण जो है वो रीजनरेशन से संबंधित है। अब और किरणों के संबंध में क्या कहा गया है कि चौथी, तीसरी, छठी, सातवीं ये त्रिमूर्ति के तीसरे पहलू की सभी पहलुओं, मतलब ये सारी किरणें तीसरे पहलू की अभिव्यक्ति है। इस रे का मनुष्य आर्टिस्ट होता है। जो ईश्वर का सौंदर्य इस ब्रह्मांड के मूल में अभिव्यक्त होता है, उसे इस रे का व्यक्ति ग्रहण करने में और अभिव्यक्त करने में अभूतपूर्व क्षमता रखता है। इसमें सामंजस्य, संतुलन एवं लय का भाव होता है। कहा जाता है ना कि एक संगीतकार अपनी जो लय है, अपने संगीत की लय, वो प्रकृति से सीखता है, क्योंकि प्रकृति में वो सब लय विद्यमान है जो एक संगीतकार अपने संगीत के माध्यम से प्रकट करता है। इस रे का रत्न जैस्पर है, सूर्यकांत मणि या गोमेद है, पशु बिल्ली है, जो अपनी गति और अपनी गति से और लय से जो है वो लोगों को आकर्षित करती है। इसका जिसकी इस किरण का जो ग्रह है वो बृहस्पति है और मिथुन राशि को यह किरण शासित करती है। इस किरण के देवदूत जो है वो ज़ेडेकिल हैं और कहा जाता है कि अब्राहम जब अपने पुत्र की बलि देने जा रहे थे, तो उन्होंने उस समय अब्राहम को रोका था और ये संरक्षक देवता के रूप में थे। कि इस किरण की विशेषता क्या है या क्या है? ये 2 एक्सट्रीम के बीच में झूलते हैं, लेकिन बहुत लाइवली होते हैं। लेकिन एक कमी क्या होती है कि वो बड़े उत्तेजक होते हैं, बड़े ऑफेंसिव होते हैं, बड़ा संवेग होता है, बड़ा उनमें इम्पल्स होता है चीज़ों के लिए। तो इस रे के लोगों को जो है अशांति और क्रोध के भाव पर अपना संयम रखना चाहिए और इनको संतुलन स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये संतुलन की रे होती है। जब तक ये विकसित नहीं होती तब तक इसमें यह गुण बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। 5वीं रे जो निम्न मनस की है, यह किरण निम्न मनस के सिद्धांत के अनुरूप है। इस किरण का चिन्ह पंचकोणीय सितारा है। इस किरण के लोगों की प्रक्रिया जो है 4 प्रकार की होती है कि पहले खोज करते हैं, संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर वो डिडक्टिव मेथड अपनाते हैं। यानी एक से अधिक तथ्यों के आधार पर वो अपने रीजनिंग और लॉजिक के आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और अन्यथा वो जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते। परीक्षण और प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। इस रे के व्यक्ति वैज्ञानिक, गणितज्ञ, एडवोकेट जो है वो जासूस होते हैं। मुझे याद आता है कि हम जब पढ़ते हैं तो चिंतन भी करते रहते हैं। तो एक कारपेंटर जो मेजरमेंट करता है, एक जो आर्किटेक्ट जो मेजरमेंट करता है, वह भी इसी रे से संबंधित है। क्योंकि यदि वो सटीक, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेगा, तो वो जो है वो अपने कार्य को एक्यूरेसी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि वैज्ञानिक ही हो, जो इस तरह के एक्यूरेसी का काम करते हैं, वो इस रे से रिलेटेड होते हैं।
और मैंने पहले ही बताया कि लेडबिटर पहले जो है 5th रे के थे, बाद में उन्हें सेकंड रे को उनकी सेकंड रे को डोमिनेंट किया गया। इस रे के लोगों में एक कमी होती है कि क्योंकि वो निम्न मनस्क रे है, क्योंकि अपने वो जो है वो अपने नॉलेज को जल्दी साझा नहीं करते। वो उसको पेटेंट बनाना चाहते हैं, अपनी मोहर लगाना चाहते हैं। जबकि दूसरी और छठी की किरण में भाव नहीं होता। दूसरी जो बुद्धिक लेवल की है, छठी जो हमारी बु एस्ट्रल प्लेन की जो है यानी, तो उसमें ये भाव नहीं होता। लेकिन ये लोग अपने ज्ञान को जल्दी साझा नहीं करते, वो अपनी उसमें मुहर लगाना चाहते हैं। अपनी वो अपनी आइडेंटिटी उस खोज से बनाना चाहते हैं, ये उनकी बात होती है और उसके बाद वो उसको उजागर करते हैं। इस किरण के देवदूत ज़ोफियल हैं, जो ज्ञान के महान वृक्ष कहे जाते हैं। और जैसा कि अभी हमने पहले ही पढ़ा हम लोगों ने कि 5th रे के कॉरेस्पॉन्डेंस में 3rd रे होती है। इस किरण का रत्न पुखराज होता है और शनि ग्रह है। शनि ग्रह को यह किरण प्रभावित करती है। और कहते हैं कि जो मिस्र का हर्मेटिक रिलिजन है, वह इस रे से संबंधित है, जिसमें दर्शन एवं सत्य की प्रधानता है और डिवाइन नॉलेज की प्रधानता है। और ये हर्मेटिक रिलिजन है जो ग्रेको इजिप्शियन जो है उसका मिस्टिकल फिलॉसफी का इसमें अमलगमेशन है, मिक्सचर है। उसमें जैसे पहले बताया कि इसमें एक्यूरेसी होती है, सेल्फ डिपेंडेंस होती है, किंतु इसमें नैरो माइंडेडनेस भी होती है और कठोरता भी होती है इस रे में। अब हम छठी रे के संबंध में पढ़ते हैं। यह किरण व्यक्ति के छठे सिद्धांत से संबंधित है, यानी एस्ट्रल प्रिंसिपल से, यानी हमारे यह बहुत लोकप्रिय किरण है। अधिकांश संत इसी किरण के होते हैं। उनकी भक्ति ईश्वर, व्यक्ति, आदर्श, विचार के प्रति होती है। जब हम कभी भक्ति की बात करते हैं तो हम हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड है, हम वो सगुण ईश्वर है, उसी के प्रति भक्ति हमारी भक्ति कहलाती है। लेकिन हमारी भक्ति यदि किसी विचार के प्रति हमने सरेंडर कर दिया, किसी आदर्श के प्रति हम डूब गए किसी आदर्श में, तो वो भी एक भक्ति का स्वरूप है। इस किरण का प्रतीक समभुजाकार क्रॉस है। यह संतुलित क्रॉस भी कहा जाता है और इस किरण में भक्ति और निस्वार्थ प्रेम होता है। इस किरण के लोग दूसरों के कष्ट के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। कहा जाता है कि जब प्रभु ईसा पीड़ा में थे, तो देवदूत जो चैमुअल थे, वो करुणावश उनका सहयोग करने के लिए गेथसेमन बगीचे में प्रकट हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जीसस क्राइस्ट मानवता के उत्थान के लिए जो है वो क्रूसिफिकेशन के लिए वो तैयार हैं, बलिदान करने के लिए तैयार हैं। तो ये तब वो एंजल जो देवदूत है उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। इस किरण में आदर्श के लिए बलिदान देने का भाव रहता है। लेकिन इस किरण के लोगों में 2 प्रकार की भक्ति होती है कि एक तो सकाम भक्ति यानी पर्सनल जो है वो भक्ति होती है वैयक्तिक लाभ के लिए, और दूसरी निष्काम भक्ति यानी अवैयक्तिक इम्पर्सनल भक्ति। और ये अपने लक्ष्य के लिए पूर्णतः समर्पित होते हैं, बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे भी मैंने कहा कि विचार और भाव के लिए, यदि कोई सैनिक अपने राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर है, वो भी इसी रे का होता है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, सैनिक हो, दार्शनिक हो, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इसका सहसंबंध दूसरी किरण से, यानी हमारी बुद्धिक लेवल की किरण और हमारे एस्ट्रल बॉडी की किरण जो है वह दोनों का सहसंबंध होता है। इस किरण का रंग गुलाबी है। इसके दूत जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा चैमुअल है और इस रे का पशु कुत्ता है। अब कुत्ता कैसे है कि कुत्ते में जो स्वामी भक्ति होती है, कुत्ता अपने स्वामी के लिए पूरा समर्पित रहता है, सरेंडर रहता है, उसमें वफादारी होती है। तो ये इसका गुण है। इसका जो रत्न है वो माणिक है, प्लेनेट जो है वो शुक्र है, इस रे के द्वारा शासित है, यानी वीनस प्लेनेट है। और इसकी राशि जो है वो टॉरस है। जब ये मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि इस किरण के इस राशि के साथ संबंध है, तो क्या उसको यदि हम पढ़ें तो एक रुचिकर
पढ़ने में रुचिकर लगा, चाहे उसका बहुत महत्व हो कि ना हो, लेकिन ये भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। इनमें श्रद्धा, विनम्रता का भाव होता है। इनका हीलिंग मेथड प्रार्थना है। इस किरण के दोषों में क्या होता है कि धार्मिक कट्टरता होती है। बड़ा सेक्टेरियनिज़्म होता है, पंथवाद होता है, अंधविश्वास जो होता है, इस सुपरस्टिशंस होते हैं। इस किरण के लोगों को सहिष्णुता और पवित्रता के भाव को विकसित करना चाहिए। अब है 7वीं किरण। यह किरण हमारे भौतिक यानी शरीर से से संबंधित है। इस किरण के लोग भौतिक संसार को सबसे अधिक महत्व देते हैं और इस किरण को कभी-कभी सेरेमोनियल रे भी कहा जाता है। इस रे के व्यक्ति को भी का भी को भी 2 का वर्गीकरण किया गया है। एक वो जो सिम्बोलॉजी यानी प्रतीकवाद के प्रति जो है वो आस्था रखते हैं और दूसरा जो है अनुष्ठानिक क्रिया को यानी सेरेमनी को, रिचुअल्स को महत्व देते हैं। और एक तो प्रतीकवादी होते हैं, वो प्रतीक पूजा में ही में ही उनको आनंद आता है और जो सेरेमोनियल जो है एक्ट में जो इंडल्ज रहते हैं, वो इसमें जादूगरी, तांत्रिक प्रक्रिया आदि में वो विश्वास करते हैं और अपने जो है अनुष्ठानों में मंत्रों एवं कर्म कांड का जो है वो अत्यधिक प्रयोग करते हैं। इनका चिन्ह स्वस्तिक है, जो दाहिनी ओर घूमता है। इन्हीं इन्हीं किताबों में जो जिसमें 7 रे लिखी है उसमें ये भी लिखा है कि जो दाईं ओर घूमता है वह वो श्वेत है यानी वो श्रेष्ठ है और जो बाईं ओर घूमता है वह वह जो हिटलर का चिन्ह है वो श्रेष्ठ नहीं, ऐसा लिखा गया है पुस्तकों में। लेकिन थियोसॉफी के अनुसार जो स्वस्तिक का सिंबल है, जो एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के ही संयोजन से इस सृष्टि का संचालन होता है। जो यानी और यह स्वस्तिक अवरोहण और आरोहण का भी प्रतीक है। यानी इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन का भी प्रतीक है। तो इसी के गति से स्पिरिट और मैटर की गति से ये संसार चलता है और उसमें जो लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है, जो ईश्वरीय प्राण शक्ति है, उस एब्सोल्यूट की प्राण शक्ति उससे ही संसार का संचालन होता है। और कहते हैं कि इस रे की जो उपचार पद्धति है वो भौतिक साधन से होती है। इसमें आहार, दवाइयाँ आदि को महत्व देते हैं। इस किरण का संरक्षक देवदूत, प्रधान देवदूत राफेल है, जो एक महान उपचारक के रूप में है। क्लेरा एमकॉर्ड अपने एक आर्टिकल में उल्लेख करती हैं। वो कहती हैं कि कोई संवेदनशील मनुष्य ने उनको व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने जो क्लेयरवॉयंट थे या जो देख सकते थे कि जब वो अस्पताल में थी, तो उन्होंने देवदूतों के एक समूह को देखा जो प्रत्येक रोगी के चारों ओर घूम रहे थे और उनको आशीर्वाद दे रहे थे और वह प्रथम किरण से संबंधित जो एंजेल हैं, वो यही देवदूत हैं जो रोगी जब होता है तो उसके समक्ष उसके उपस्थित रहते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। 7वीं किरण पहली किरण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और जॉन एलजीओ ने एक किताब का ज़िक्र किया था जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट थे। वो कहते हैं कि वर्तमान में छठी किरण जो है वो डोमिनेंट है, थी, लेकिन अब उसको विस्थापित करके जो है वो 7वीं किरण उसका स्थान ले रही है। इस 7वीं किरण का रत्न जो है वो जमुनिया है, इसका रंग गहरा बैंगनी है और इस किरण में जो है वो फीमेल एनर्जी अधिक रहती है। ये हम लोग ने देखा कि जो सातों किरण है, इसमें किसी में तो फीमेल और मेल एनर्जी दोनों का सामंजस्य है, किसी में नकारात्मक ऊर्जा यानी फीमेल जो है वो फोर्स एनर्जी ज़्यादा है, किसी में बैलेंस है। तो इसमें फीमेल एनर्जी का अधिक प्रभाव रहता है। यह यूरेनस ग्रह से संबंधित है। इस किरण का विशेष गुण है व्यवस्था, सामंजस्य, लेकिन इसके दोष भी हैं। ये बहुत अहंकारी होते हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्सी उनमें रहती है।
रूढ़िवादिता रहती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेरेमनी के प्रति ही वो समर्पित रहते हैं और उसमें उथलापन भी होता है। तो हमको इस जो भी यदि कोई व्यक्ति अपने रे को देखना चाहता है, तो अपने इन कमियों को देखना चाहिए। अतः जिस तरह मनुष्य में ये 7 किरणें गतिशील होती हैं, उसी तरह सृष्टि के संचालन में 7 किरणों की भूमिका होती है। कि इनमें कोई कहीं थियोसॉफी की पुस्तकों में लिखा है, इसमें कोई पदानुक्रम नहीं है, इसमें हायरार्की नहीं है कि ये श्रेष्ठ हैं और कि ये निम्न है, क्योंकि सृष्टि के संचालन में सभी किरणों का एक अपना महत्व है और वो एक दूसरे की पूरक हैं और एक समय हो गया है और बस मैं ये बताना चाहूँगी कि इन जो है 7 जो चौहान हैं, उनमें भी प्रमुख जो है वह किरणों के गुण होते हैं। उनमें भी वही शक्तियाँ होती हैं, जो अभी हम लोगों ने मनुष्य के और विभिन्न वर्गों की जो जो किरणों को देखा, इसी तरह से जो अ, जो हमारे महात्मा हैं, जैसे महात्मा मौर्य फर्स्ट किरण के हैं, उसमें प्रशासन या ऊर्जा का क्षेत्र सँभाले हैं। महात्मा कुतुमी सेकंड रे के हैं, जो प्रशिक्षण और शिक्षा का क्षेत्र जिन्होंने सँभाला है और बोधिसत्व के प्राधिकरण के तहत धर्मों की वो स्थापना और शिक्षण केंद्रों की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। जो है तीसरी जो है वो रे महात्मा विनीशियन की है और वह सांस्कृतिक और सभ्यताओं की प्रणालियों का विकास कर रहे हैं। चौथी किरण महात्मा सेरेपिस की है, जो समरसता और सौंदर्य के प्रतीक हैं, उसका विकास कर रहे हैं। 5वीं जो है महात्मा हिलेरियन की है, जिनमें एक्यूरेसी है, वैज्ञानिकता है, साइंटिफिक एटीट्यूड है और वो भौतिक और मानसिक विज्ञान का विकास कर रहे हैं। छठी जो है महात्मा जीसस, जो भक्ति का के प्रतीक हैं और मुख्य कार्य उनका भक्ति है, धर्म विशेष रूप से ईसाई धर्म है इसका। और 7वां जो है, जो रे है, वो महात्मा रकोजी या काउंट सेंट जर्मेन इनका दूसरा नाम है। वह 7वीं रे के जो है वो अधिकारी हैं और धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार आदि क्रियाओं को वह देखते हैं। इस तरह से ये भौतिक संसार और ये जो उच्च लोकों में जो संसार गतिमान है, वह इन्हीं किरणों के धारक व्यक्तियों, प्रतिनिधियों से चल रहा है। धन्यवाद। मेरा व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बढ़िया आपका लेक्चर रहा। अब कोई सवाल है या कोई ऐड करना चाहता है, जो सुषमा जी ने कहा, तो वो आ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। हाँ, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या सुषमा जी से? हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हाँ, प्रश्न हाँ आएगा, सुषमा जी, उत्तर तो बता बहुत देंगे। बहुत बहुत अच्छा आपका ये था जो व्याख्यान आपका था 7 रेज़ पर। मैं मज़ाक में ही सही पूछ रही हूँ कि आप अपने को किस रे का पाती हैं? हम अपनी कमियाँ देखते हैं। तो अच्छा, किस एक रे बात का और है, पाती हैं? एक बात और है कि जिसमें कभी-कभी होता है कि माफ़ करने की कोशिश करते हैं और प्रार्थना बोलते हैं हम। जैसे सेकंड रे हाँ, में देखिए पढ़ने, अध्ययन, अध्यापन का एक रहता है कि जो जाने उसके दूसरों के साथ साझा करें, ये रहता है। लेकिन कभी-कभी जो कमी है, या मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म से बता रही हूँ कि कभी-कभी लगता है इतनी प्रेयर बोलते हैं, आई लविंगली फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीवन हू हैज़ एवर ऑफेंडेड मी एंड गॉड फॉरगिव्स मी इफ आई हैव एवर ऑफेंडेड एनीवन। तो कभी लगता है कि अभी वो क्या किसी से वो रिज़ेंटमेंट गया, लेकिन हाँ, अब ये देखना शुरू कर रहा है कि किसके प्रति हमारा रिज़ेंटमेंट है, किसके प्रति क्या हमारा लव कन्फाइन्ड है कि हमारा हम एक को एक नज़र से देखते हैं। तो ये मुझे कमी दिखा मतलब देखने लगे नहीं हैं, कमी मैं कोशिश कमी की बात नहीं सुषमा नहीं जी, मैं जानना चाह रही हूँ ये किस नहीं रे से रिलेटेड हुआ? मुझे मुझे नहीं पता, मुझे अपनी कमियाँ पता है, मैं किस रे की हूँ मुझे नहीं पता, अब आप डिसाइड करिए लेक्चर सुनने के बाद। राजीव जी बताएँगे, बहुत दोनों राजीव जी का बहुत अध्ययन बहुत विस्तृत है।
हाँ। पर एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ कि इसमें बार-बार इस बात पे एम्फेसिस क्यों दी गई है कि हमें अवगुण देखने हैं। आप गुण भी तो बता रही हैं हर रे का, नहीं, तो जब उन्होंने हर रे का गुण भी बता रही हैं और अवगुण भी है, तो हाँ ठीक है, दोनों को लेकर के अगर हम तय करें तो उसमें ये एम्फेसिस क्यों है कि अवगुण ही देख करके डिसाइड करें? नहीं, एनी बेसेंट ने कहा चूँकि हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये जो है गुणों को देखना, क्योंकि इसके इतने शेड्स हैं, तो हम अवगुणों को देखेंगे, उनको सुधारेंगे तो हमारी जो है रे जो है हम विकसित होगी। बार-बार नहीं, एक बार एनी बेसेंट ने ये स्टेटमेंट कहा, तो उसमें लिखा है कि ये अवगुण है और ये गुण है। हर रे के साथ लिखा है। हर रे के साथ इसको का एंड में दे रखा है। हुँ, इस पुस्तक में दे रखा है हाँ। कि ये अवगुण है और ये तो जब और हम बाकी अवगुण आपकी एक देखेंगे। बात ये बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई कि जैसे नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि भई हम किस रे के हैं, तो आपने ये बताया ना कि एक गुण कोई डोमिनेंट होगा, बाकी ये हो सकता है कि दूसरी रे के भी गुण और सातों रे के गुण होते हैं ना हम लोगों में, आपने बताया शुरू में। तो एक डोमिनेंट होगा, बाकी और भी कुछ हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है अपनी रे डिसाइड करना कि हम किस रे के हैं, है ना? थोड़ा मुश्किल लगता है। बस इतना ही कहना है मुझे। जी राजीव जी कुछ बहुत-बहुत कहेंगे धन्यवाद। इस पर? जी मैं माथुर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो कुछ इस पे प्रकाश डालें। माथुर जी? मेरा तो इस बारे में कुछ खास अध्ययन नहीं है, बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि रेस के मामले में हम लोगों को कुछ पता नहीं है और हम लोग एक प्रेडोमिनेंट रेस के हो सकते हैं, बट फिर भी हम सबके अंदर सारे गुण विकसित हो रहे होते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं अपनी भी रेस नहीं जानता, जैसा सुषमा जी कह रही हैं, तो मेरा इस बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं है। सुषमा जी का तो बहुत अध्ययन है। माथुर जी ने एकदम सही कहा। अभी हमारी जो स्टेज है उसमें मेजॉरिटी की बड़ा मुश्किल है पता करना कि हम कौन से रे के हो सकते हैं। शायद जब डिसाइपल बनने के अवस्था में आ रहे हों तब हमारे अंदर जो हमारी ईगो है उसकी रिफ्लेक्शन शायद ज्यादा आ जाए ऐसे पर्सनालिटी में, तो हो सकता है मालूम पड़ सके। तो अभी फिलहाल तो बड़ा मुश्किल है कहना। और लिखा ना नेबिसन ने, जो क्लेयरवॉयंट है वही कॉज़ल बॉडी के ऑरा को देखकर उसकी रे डिसाइड कर सकते हैं। राइट, क्योंकि हाँ, रे ऐसा नहीं दिखाई बिल्कुल, क पत बिल्कुल। पड़ता। तो वो डिसाइड करेंगे, वो बताएँगे, वो ऑरा को देख के बता देते हैं कि ये किस रे को बिलॉन्ग करते हैं। हम लोग इतने सामान्य हम तो इतने सामान्य व्यक्ति, हम ये कैसे आउटराइटली कह दें अपनी कमियों को देख के उसको सुधार लें, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, रे के बिल्कुल, डिसाइड बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूँ कि हम अपनी कमियाँ सुधारें और इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि हम किस रे के हैं, है ना? बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था सुषमा जी, बहुत आसान तरीके से आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और ये समझ में आता है कि हाँ इतनी तरह के लोग हो सकते हैं, जो आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया ना 7 गुणे 7 49 और फिर उसमें, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई हमारे मेंबर कुछ बोलना चाहेंगे? तो अ, सुषमा जी बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया आपने बताया 7 रेज़ के बारे में। ये टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए और खासकर क्योंकि जो ये 7 रेज़ हैं, 7 लोगों से इनका संबंध है और वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी आगे बात आती है। तो अब हम आज यहीं पे अपने मीटिंग को समाप्त करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से लेक्चर को हमारे को प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद आपके आमंत्रित करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। सुषमा जी बहुत